FAS पराग परीख म्यूचुअल फंड के CIO राजीव ठक्कर से खास बातचीत की हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा ने। आइए अब वो सुनवाते हैं। तो त्योहार है खुशियों का, नई शुरुआत का, और संवत 2082 की शुरुआत आप कैसे करें समझेंगे इस खास पेशकश में। हमारे साथ राजीव ठक्कर हैं, बाजार के जाने माने नाम, कई सालों का इनका एक्सपीरियंस, और समझेंगे इस समय आपको किस तरीके से अपनी मार्केट की स्ट्रैटेजी बनानी है। राजीव, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियोज में आए। और देखिए, एक्साइटमेंट भरपूर है और मार्केट्स भी थोड़े बहुत एक्साइटिंग हो रहे हैं फिलहाल। पर राजीव, बीता एक साल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इतना बेहतरीन नहीं रहा। जी हाँ, कुछ एक थीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बट सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे बीते एक साल में आपकी क्या रीडिंग रही बाजार में, क्योंकि आपने सालों की मार्केट जर्नी को देखा है। तो बीता एक साल किस तरीके से डिफरेंट था? तो एक चीज़ पहले समझ ले, इक्विटी शेयर यानी होता क्या है। तो जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी में हिस्सेदारी ले खरीद रहे हैं। अगर आपने TCS के शेयर्स ले लिए तो आप TCS में हिस्सेदार हो गए। तो जब आप कारोबार में हिस्सेदार होते हैं तो हर साल अच्छा नहीं जाता है, ऊपर उतार चढ़ाव ये एक फीचर रहता है, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। पिछला एक साल जैसे आपने बताया कुछ खास रिटर्न नहीं रहे हैं, लेकिन जो बाजार हर साल ऊपर जा रहा था वो एक अस्टॉनिशिंग बात थी। वो एक रेगुलर फीचर नहीं होता है बाजार में। बाजार में उतार चढ़ाव आमतौर पर रहता है। तो जो नए निवेशक हैं जो हाल ही में आए हैं इक्विटी मार्केट में, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बने रहें। इक्विटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अगर आप 5 साल से ज़्यादा अगर निवेश करते हैं तो आपको जो बैंक फिक्स डिपॉजिट है या बॉन्ड्स है उसकी तुलना में थोड़े बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1 साल या 2 साल तक के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे घाटे की भी काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। राजीव, वही हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में कई सारे लोग अपने आप को फंसा महसूस करते हैं। जी हाँ, म्यूचुअल फंड रूट थोड़ा सेफर ज़रूर है। बट राजीव, आपसे समझना चाहेंगे ये नए साल की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए टैरिफ की हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, अब उम्मीद है कि एक डील हो जाए, बट उसको मार्केट कैसे लेगा ये थोड़ा सा अनसर्टन है। दूसरा, अर्निंग्स रिकवरी की बात हो रही है, बट वो लो बेस पे होगा, किस तरीके से वो पैन आउट करेंगी, वो सारी चीज़ें समझेंगे तो। बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करें इस समय में? क्या अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट तो करना ही है जैसा कि आपने अभी बोला, बट उसके साथ साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसे पोजीशन किया जाए? तो 2 तरह के निवेशक होते हैं। एक तो जो खुद कंपनी सिलेक्ट करते हैं, जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हैं, जिनके पास शेयर ब्रोकरेज अकाउंट है, जो एक कंपनी, 2 कंपनी, 10 कंपनियों में निवेश करते हैं। दूसरे निवेशक जो है जो म्यूचुअल फंड का मार्ग अपनाते हैं निवेश करने के लिए। तो जो म्यूचुअल फंड का मार्ग अपनाते हैं उनको तो ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं, अगर डाइवर्सिफाइड फंड लिया है, फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज कैप या मिड कैप फंड, तो वो फंड मैनेजर निर्णय ले लेंगे क्या करना है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक निवेशक हो तो पहली बात ये है कि ये जो सारे फैक्टर्स आपने बताए, टैरिफ वॉर या जियोपॉलिटिक्स, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, तो आपकी कंपनी जो है, जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं या जिस कंपनी में आपने निवेश किया है, पहली बात तो यह है इसका असर आपकी कंपनी पे है या नहीं है। अगर आपकी कोई डोमेस्टिक पावर कंपनी है, या अगर आपकी कोई डोमेस्टिक टेलीकॉम कंपनी है, या अगर आपकी कंपनी एयरलाइन चलाती है भारत में, तो उसे टैरिफ से क्या लेना देना, ये एक बात है। दूसरा, जो हेडलाइन होती है, जो सुर्खियां होती हैं, वो ज़्यादा डरावनी होती है, जबकि एक्चुअल असर इतना नहीं होता। तो अगर किसी को भी पूछ ले भारत पर कितना टैरिफ है तो सब लोग बता देंगे 50% है अमेरिका का टैरिफ। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है लोगों को नहीं पता होता है।
अभी काफ़ी इंडस्ट्री में बुरा असर पड़ा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कुछ असर नहीं है। टेक्सटाइल वगैरह में काफ़ी असर पड़ा है, टेक्सटाइल गारमेंट में। लेकिन जो जीनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इस पे ये टैरिफ लागू नहीं होते हैं। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, जैसे कि एप्पल के आईफोन यहाँ पर बन रहे हैं, उस पर ये टैरिफ लागू नहीं होते हैं। जो आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं, उन पे फिर ये टैरिफ लागू नहीं होते हैं। कुछ दिनों पहले वीज़ा को लेकर सुर्खियां थी, जबकि बाद में पता चला अभी के जो वीज़ा धारक हैं उन पर कोई असर नहीं है। तो कई बार सुर्खियां काफ़ी डरा देती हैं। हमें फंडामेंटल वैल्यू पे निवेश करना है और डरना नहीं है। जो बहुत महत्व की बात है ये कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, उसकी तुलना में कंपनी मुनाफा कितना कमाती है। अगर ये दो चीज़ें नियंत्रण में हैं तो डरने की ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। टैरिफ ऊपर नीचे होते रहेंगे, बॉर्डर टेंशन चलते रहेंगे, पॉलिटिक्स चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल डटे रहना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बोला राजीव आपने, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल यही था कि बहुत सारे सेक्टर्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म ज़रूर किया। जी हाँ, उनके कुछ अपने कारण ज़रूर थे, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, बट टैरिफ से डरना नहीं है और ये सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट अभी के लिए तो वो टैरिफ से भी इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका आपने आंसर दे दिया। बट राजीव, जो दूसरी चीज़ आपसे समझने वाली थी कि अब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, 2047 का एक बड़ा गोल हमारे सामने है, और एज एन इन्वेस्टर आपको उन्हीं सेक्टर्स में जाना चाहिए जहां पर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी हो। जैसे आपने बात करी मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल की थीम की, किस तरीके से इन्वेस्टर्स ने भी ऐसे स्टॉक से रिटर्न्स कमाए हम जानते हैं। आपसे ये समझना है कि ऐसी कौन सी बड़ी थीम्स आपको लगती हैं कि भारत में बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि हम हैं 140 करोड़ की जनता, हम अपनी थीम पे भी बहुत काम करते हैं। तो आपकी क्या रीडिंग है, मार्केट कैसे लेगा? तो जो आपने सवाल पूछा, इसे मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा। थीम्स कौन सी है और वो थीम्स जानने के बाद उसमें से लाभ कैसे कमाएं, प्रॉफिट कैसे कमाएं। ठीक है। थीम्स कौन सी है, ये बहुत ही आसान है। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी मीडिया देख लीजिए, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में इसकी बात होती है, मीडिया में चर्चा में है। कोई मुश्किल नहीं है थीम्स आइडेंटिफाई करने में। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, बड़ा थीम है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी बड़ा थीम है। डिफेंस, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बड़ा थीम है। इलेक्ट्रॉनिक्स आउटसोर्सिंग बड़ा थीम है। ये सारे थीम्स जाने पहचाने हैं। मुश्किल ये आती है कि इस बड़े थीम को नज़र में रखते हुए उसमें से मुनाफा कैसे कमाएं। कई बार इन बड़े थीम्स में ही बड़े लॉसेस होते हैं। मैं आपको कुछ साल पुराने उदाहरण देता हूँ। 1990s के दशक में एयरलाइन क्षेत्र प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन अप हुआ, तो काफ़ी नई नई एयरलाइंस आई जो वेल नोन आज के दिन में है, किंगफिशर एयरलाइंस या जेट एयरवेज। 20-30 एयरलाइंस आई, सारे बैंकरप्ट हो गए। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन क्षेत्र खुला था लोगों के लिए। उस जमाने की एक दो कंपनी बची हैं अभी, भारती एयरटेल में ने काफ़ी मुनाफा कमाया है, लेकिन बाकी सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई। तो एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है जब थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, तो मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है उतार चढ़ाव देखने के लिए या नहीं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं कि इस नए थीम में कंपटीशन कितना है। अगर नए थीम में सिर्फ 2 या 3 लोग को उसका बेनिफिट होने वाला है तो बहुत ही अच्छा सेक्टर है। हमने डिपॉजिटरीज क्षेत्र देख लिया या स्टॉक एक्सचेंजेस देख लिए, तो ग्रोथ के साथ प्रॉफिट भी काफ़ी आया क्योंकि एक या दो ही प्लेयर हैं उस सेगमेंट में। लेकिन जैसे मैंने एयरलाइंस की बात की या टेलीकॉम की बात की, बहुत सारे लोगों ने एंट्री कर ली उसमें,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं था, एक कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल दूसरी कंपनी के जैसे ही था, तो प्राइस कंपटीशन में लोग घुस गए, लोग कम दाम कम करते गए, शेयर होल्डर को मुनाफा नहीं हुआ। तो ये ध्यान में रखते हुए थीम आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। नहीं, पर राजीव, बात जानने की ये है कि आपकी नज़र में कौन सी बड़ी थीम्स है? इन जो थीम्स आपने बताई, देखिए हम भी कई बार इनसे चर्चा करते हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, बट आपकी नज़र में कोई और थीम आपको लगता है कि अच्छा कर सकते हैं? तो यही थीम्स है। अगर जिसमें आपको मोट डिफाइन करना है बेसिकली। हाँ, तो अगर आप डिफेंस का थीम ले रहे हो, तो ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इनका बैलेंस शीट क्वालिटी कैसा है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनाए जाओ, सेल दिखाते जाओ, लेकिन पेमेंट ही नहीं आती कस्टमर से, ऐसी तो परिस्थिति नहीं है। तो या इसमें इस सब सेगमेंट में कितने प्लेयर हैं, एक या दो ही लोग compete कर रहे हैं या 20-30 प्लेयर है। अगर 20-30 प्लेयर है तो मुनाफा कमाना मुश्किल है, अगर एक या दो प्लेयर हैं और प्राइसिंग पावर है तो अच्छा मुनाफा होगा। तो पावर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे थीम्स किसी में भी निवेश कर सकते हो, लेकिन सावधानी से। ओके, राजीव, हम आपसे अलविदा लें, उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज जो कि आप देना चाहेंगे इस संबंध? इक्विटी 5+ ईयर्स के लिए और 3 साल के लिए हाइब्रिड फंड्स, 1 साल से कम हो तो लिक्विड, आर्बिट्राज, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओके, थैंक यू सो मच राजीव। आपको और आपकी टीम को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू। ईटी के दर्शकों को और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली। थैंक यू सो मच।